सो नेटवर्क के लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सर्किट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बताना है बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है हमें, वीटी की वोल्टेज की इक्वेशन दे दी है। ओके, यहाँ से सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी है। फ्रिक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो यहाँ पे जो टी का कोफिशिएंट होता है वो हमारा ओमेगा होता है, वो 1 है। पहले हमने वो निकाल लिया उसके बाद हम निकालेंगे। ओके, और यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, डायरेक्ट मतलब आंसर आपको इक्वेशन देख के ही निकालना है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका एक तो हमने रेफरेंस ले लिया। अब रेफरेंस ले लिया तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज वाली इक्वेशन में वोल्टेज रेफरेंस से 45 डिग्री से आगे है। ओके, तो ये हमने वोल्टेज को रेफरेंस से ये हमने क्या बनाया, 45 डिग्री से आगे दिखा दिया। एट द सेम टाइम हम जो करंट की इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन भी हमें दी गई है। ओके, ये जो ये क्वेश्चन बता रहा है कि ए है और ये दोनों ही इसके मतलब इक्वेशन गिवन है। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसमें देखेंगे तो हमारा रेफरेंस है, ये हमने जो रेफरेंस लिया है तो उससे 45 डिग्री नीचे है, तो ये हमने नीचे दिखा दिया। अब यहाँ से टोटल हमें क्या पता चला कि आई और वी के बीच में कितना एंगल है, हमारा 90 डिग्री है और वी लीड कर रहा है। वी लीड कर रहा है तो तुरंत समझ में आ गया कि भाई ये एक इंडक्टर की बात हो रही है और एक्सएल इज़ वी बाई आई और v हमें पता है 9√2। अब यहाँ पे जो v लेना है वो हमें क्या लेना है, आरएमएस लेना है, v आरएमएस। तो v आरएमएस क्या होता है, vm बाई आपका √2। vm क्या है, vm ये है 9, im क्या है 3, तो 9/√2 3/√2, ऑब्वियसली बात है वो 9/3 के इक्वल आ जाएगा, तो वो 3 आ गया आंसर। ओके, एक्सएल इज ओमेगा एल, तो उस 3 में हम मतलब ये तो हमने एक्सएल निकाला है तो एल निकालने के लिए ओमेगा इंटू एल करेंगे और ओमेगा 1 है तो एल भी 3 आ जाएगा एज ओमेगा इज 1। आई और वी की इक्वेशन से इस तरीके से हम सर्किट एलिमेंट पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें उसी तरीके की दो इक्वेशन दी गई हैं, वी की और आई की। यहाँ पे 10 और ये ठीक है, ये हमें 30 डिग्री आगे दिया है। ओके, बट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये 2 दिख रही है और यहाँ पे 1 है क्योंकि 1 इंटू टी है, तो दोनों अलग वैल्यू हैं। तो आप उस जगह उनका फेजर एक साथ नहीं बना सकते, फेजर नॉट पॉसिबल। फ्रिक्वेंसी ऑफ, ठीक है, वोल्टेज, ये वोल्टेज है, वोल्टेज एंड करंट आर अनइक्वल। तो वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी आप फेजर बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। तो स्टार मार्क वाला ये पॉइंट हो गया। अब इसी का एक क्वेश्चन का मतलब इसी पॉइंट का एक एप्लीकेशन देखेंगे एक क्वेश्चन में। ये आपको वी टी गिवन है, यहाँ पे डीसी वैल्यू है 9 और 6 वी और आई की, फिर एक ये 4 साइन ये टी है और ये भी टी है। चलो ये तो सेम फ्रिक्वेंसी के हो गए। उसके बाद ये 3 और ये 3 सेम फ्रिक्वेंसी के हो गए और ये आपका 5 ये एक अलग टर्म हो गया, इसके संग इधर कोई टर्म नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि फाइंड एक्टिव पावर, हमारा एरो इस तरीके से चल रहा है, फाइंड एक्टिव पावर। ओके, तो क्या कह रहा है कि एक्टिव पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाई सिमिलर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। एक्टिव पावर को आप एक मतलब सिमिलर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट से ही कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग से नहीं कर सकते। ओके, तो ये पूरा अप्रोच है कि जब आपका व्हेनेवर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट, अगर अलग अलग फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको कैसे करना है, फिर ये आपको देखना है। तो देखो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहले हमने जो डीसी वैल्यूज ली थी उनके रिगार्डिंग पावर निकालेंगे, एक्टिव पावर। तो P1 इज आपका V इंटू आई, तो 54 आ गया पहला तो आसान है। उसके बाद आप ये वाला जिसमें टी और टी, ओमेगा जिसमें 1 है, दोनों करंट और वोल्टेज की इक्वेशन जो है उसमें मतलब इस वाले पार्ट में पर्टिकुलर ओमेगा 1 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर वही अप्रोच, यहाँ पर रेफरेंस से आपका वोल्टेज आगे है, 20 डिग्री। ओके, और आपका करंट 10 डिग्री पीछे है, ये करंट है ये 10 डिग्री माइनस में है तो 10 डिग्री, तो ओवरऑल वोल्टेज करंट से कितना आगे हो गया, 30 डिग्री आगे हो गया। तो ये 30 डिग्री आपका थीटा निकल के आया। ओके, तो P2 निकालेंगे इसके रिगार्डिंग। तो P2 इज V2I2 cos थीटा, cos थीटा में cos 30 लगा देंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे V2 और I2 की फिर वही वाली बात कि हमको RMS वैल्यू लेनी है, तो Vm/√2, Im/√2, तो 4/√2, 3/√2, ये सॉल्व हो गया, आपको ये कितना दे रहा है और cos 30 मल्टीप्लाई करके ये 5.19 वॉट पावर इसने P2 दिया। ओके, अब P3 के रिगार्डिंग देखते हैं। P3 के रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो V3I3 cos थीटा आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले केस में आपका cos 90 डिग्री आ रहा है, cos 90 डिग्री 0 कैसे? यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एंगल है ही नहीं, मतलब इस वाले केस में 2 cos 30t और 1 sin 30,
तो यहाँ पे आप किसको कंपेयर करोगे, आप कॉस और साइन को कंपेयर करोगे कि एक अलग है, एक कॉस है एक साइन है, कॉस और साइन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का आपका एंगल होता है। ओके जब इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे करेंगे, कॉस को साइन में कि साइन और ये 3t ये प्लस 90 डिग्री ऐसे करके कर देंगे, या माइनस 90 डिग्री जब इस वाले को चेंज करेंगे तो ये साइन बन गया, ये साइन है ही, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया। अगर एंगल कुछ भी गिवन नहीं हो, एक कॉस एक साइन है तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो पावर जो थर्ड वाले की वजह से हो गई वो 0 हो गई। तो पहली कितनी निकली, पहली आपकी 54 वॉट निकली, दूसरी आपकी 5.19 वॉट निकली, तीसरी आपकी 0 निकली। अब चौथी देखते हैं, चौथी में हमको पता था एक ही कंपोनेंट था साइन 5t, करंट का कोई कंपोनेंट नहीं था। ओके तो इसमें भी क्या है कि जब दूसरे वाले में कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसकी पावर भी इसके रिगार्डिंग आपकी 0 ही हो गई। अच्छा ये थर्ड वाला इन्होंने दिखाया कि 2 cos 3t 2 sin 3t प्लस 90 उसी तरीके से लिख देते हैं जैसा मैंने बताया, तो इस वजह से ये हो गया। तो यहाँ पे मतलब पॉज करके आप देखना चाहें तो ये आपके 4 अलग अलग कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट तो ये हो गया और बाकी भी कंपोनेंट हो गए, सबकी वजह से आपने पावर निकाली। ओके यहाँ अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने पावर को टोटल किया, ये आपका टोटल हो गया, ये दोनों पावर ये निकली तो 59.19 वॉट हो गई। अब ये तो आपकी एक्टिव पावर निकली, रिएक्टिव पावर मतलब ये तो ट्रू पावर निकली, जो आपकी मेन पावर होती है वो निकली, जो इजी वाले तरीके से होती है। 3 तरह की पावर होती है, अपरेंट हो गई, ओके, और रिएक्टिव हो गई। तो अब हम निकालेंगे पहले क्यू वाली पावर निकालेंगे। ओके तो क्यू वाली पावर के लिए पहली पावर तो आपकी Q1 तो हो गई 0, उसके बाद आगे देखते हैं Q1 0 क्यों हो गई, क्योंकि साइन थीटा लेना है हमें, ये देखो इस तरीके से लिया है Q1 इक्वल टू 0 नो रिएक्टिव पावर ड्यू टू डीसी कंपोनेंट, क्योंकि इसमें डीसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट के संग हमेशा ये एक्टिव पावर ही लेता है, यहाँ पे कोई रिएक्टिव पावर नहीं होता, ओवरऑल अपरेंट पावर ही एक्टिव पावर हो जाता है ना। अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, ये ST जो था, तो ओके तो ये अपरेंट पावर जो आपकी है ये किसके इक्वल होती है, आपके ये रूट ऑफ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ठीक है, इनके स्क्वायर इनके सम और रूट के इक्वल। तो अब यहाँ एक एक करके हमने देखा था कि Q1 इक्वल टू 0 है, क्यों, क्योंकि ये डीसी कंपोनेंट के संग कोई भी रिएक्टिव पावर तो होगी नहीं, रिएक्टिव पावर कब होगी जब कोई एंगल होगा। फिर Q2 में V2 I2 साइन थीटा, तो हमने जो तरीका वहाँ अपनाया था बस कॉस थीटा की जगह यहाँ साइन थीटा लगा देंगे, तो सेम वही 4/√2 3/√2 इंटू साइन 30, तो ये 3 और इसकी यूनिट हो गई वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। ओके VAR, फिर Q3 निकालते हैं तो उसमें भी वही चीज़ V3 I3 और साइन थीटा। अब वहाँ पे तो cos 90 0 हो गया था, वहाँ पे मतलब जो P3 थी वो 0 हो गई थी, बट यहाँ पे Q3 0 नहीं होगी क्योंकि sin 90 होता है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1.5 VAR। अब Q4 0 है क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि पावर कहाँ से आएगी, पावर इज मतलब वोल्टेज इनटू करंट, तो यहाँ पे 2 पावर हो गई, एक तो दूसरी और एक तीसरी। अब इनका सम आपका ये आ गया, Q टोटल आ गया इतना 4.5 VAR और आपका P टोटल आ गया 59.19 वॉट। ओके अब SP टोटल निकाल लेंगे अपरेंट पावर, तो रूट ऑफ दिस प्लस दिस, तो ये आ गया 59.19 का स्क्वायर और इसी के संग 4.5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी और उसी की मदद से सॉल्व करके हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं इस टर्म का पूरा। पावर फैक्टर इज cos थीटा इज PT बाई ST। ओके PT बाई ST आपका टोटल वाला होता है, PT 2 पावर हो गई, तो ये आपका 59.19 जो पहले सॉल्व हुआ, और रूट इससे जो सॉल्व होके आएगा वो सॉल्व होके इधर नीचे लगाएंगे तो 0.99 लगभग आएगा, और ये लैगिंग हो गया। ओके 0.99 आ गया, वो भी लैगिंग टाइप का। ओके तो ये पावर फैक्टर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ से हमने लेक्चर शुरू किया था भाई कि आपका क्या है कि अलग अलग आपको इक्वेशंस मिलेंगी V और I की, उसकी मदद से आपको एलिमेंट बताना होता है, लीडिंग लैगिंग बताना होता है, पावर फैक्टर निकालना होता है, पावर्स निकालनी होती है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में इस आखिरी वाले क्वेश्चन में हमने देखा। अब यहाँ पे क्या है, AC सर्किट्स का ही पूरा चल रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के अंदर कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने पहले ही यहाँ रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज दे दिया इतना, ये टोटल वोल्टेज है, और फ्रीक्वेंसी दे दी। फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी L और C हमारे इन्वॉल्व होते हैं। इन द नेटवर्क शोन पावर शोन इन द रजिस्टर इज, ठीक है, और रजिस्टर के अंडर पावर आपको दे दी है, इस रजिस्टर के थ्रू 400 वॉट पावर दे दी है। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बस आपको चलते जाना है।
ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, बड़ी चीज़ भी नहीं है, कोई छोटी चीज़ भी नहीं कि आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो। ओके, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो सबसे ईजी बात है कि ये पावर दिया, ये वोल्टेज दिया, आप करंट निकालो। करंट जो निकालोगे वो करंट आएगी और वही करंट आपकी इसमें जा रही होगी। तो देखो हमने यही किया है कि P इज़ 400 V²/R। तो पहले करंट के निकालने के पहले हमने, चलो पहले करंट ही निकाल लेते हैं। ये करंट निकाली VR/R। अब करंट निकालने के लिए या तो आप पावर के थ्रू निकाल सकते हो या फिर आप पहले रजिस्टर निकालो फिर करंट निकालो। तो पहले रजिस्टर के लिए V²/R इज़ P, ठीक है, ये तो सबको पता है कि P इज़ आपका V²/R के इक्वल होता है। तो ये जो वोल्टेज आपका रजिस्टर में उस वोल्टेज को लेंगे, तो 160/R इक्वल टू 400 वाट। तो ये जो दो चीज़ें उन्होंने दी हैं हमें, एक तो 160 वोल्ट और 400 वाट, इसकी मदद से हम आगे निकालेंगे। तो वोल्ट हमने रजिस्टर निकाला 64 ओम। अब इस रजिस्टर की मदद से और इस वोल्टेज की मदद से हम करंट निकालेंगे जो कि 2.5 एम्पेयर आ गई। अब 2.5 एम्पेयर करंट आ गई तो हम टोटल इम्पिडेंस निकालेंगे, क्योंकि टोटल वोल्टेज हमें पता है 250 वोल्ट। तो टोटल इम्पिडेंस जो निकाला है Z इक्वल टू VS/I। तो 250/250 मतलब 100 ओम आ गया। 100 ओम टोटल इम्पिडेंस आ गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 100 से 64 को घटा दोगे तो आपको XC मिल जाएगा। देखो इसका इम्पिडेंस तो R होता है, इसका C तो अलग वैल्यू है कैपेसिटर की, इम्पिडेंस की वैल्यू XC है। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलेंगे। तो आपको Z सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला इज √R² + XC²। अगर केवल C मौजूद है तो इक्वल टू 100, क्योंकि ये Z हमने निकाला है। तो इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 100² - 64²। अब इस रूट को हमने उधर, ये जो x² C है, इसको ये जो रूट था ये किसके इक्वल था, ये आपका Z के इक्वल है। तो हमने क्या किया कि पहले इसका रूट इधर ले गए, तो 100 का स्क्वायर किया, फिर 64 का स्क्वायर माइनस किया, फिर x² C है, फिर XC को हमने, XC किसके इक्वल होता है सबको पता है 1/2πfc, और XL किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2πfl। तो इसके इक्वल ये लगा दिया, तो 1/2πfc का स्क्वायर कर दिया। अब 100² - 64², ये C², और C² के लिए भी आखिरी में रूट ले लो। तो मतलब ये सॉल्यूशन, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो ये आपका सॉल्व हो गया, इतना आ गया। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी मौजूद हैं सॉल्व करने के लिए। ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि आपको अलग से कुछ ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, मेन फार्मूले हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर चलते जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर हम इसमें ये फार्मूला लगाते P = VI, ओके, और I इज़ P/V, तो पावर इसके थ्रू 400 है और इसके थ्रू वोल्टेज इतना है। ओके, तो भी इसका करंट, आपकी करंट की वैल्यू, इसको सॉल्व आप करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2.5 ही आ जाएगा। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। आप चाहे I को V/R से निकालो, चाहे I को P/V से निकालो, दोनों फॉर्मूले हैं करंट के, तो दोनों से वैल्यू सेम मिलेगी। तो आप कहीं से भी अप्रोच मतलब शुरू कर सकते थे और आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, ऐसे डिटेल में घुस के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ही दिमाग गया, नज़र गई कि 2 वोल्ट आपको रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज दे दिया है, एक इंडक्टर है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऑफ द नेटवर्क शोन, और इंडक्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज बताना है और आपको कुछ नहीं दिया है। ये 20 वोल्ट आपको पीक टू पीक वैल्यू दी है, तो इससे हम पीक टू पीक से VM निकालेंगे। VM इसका आधा होगा, है ना, पीक मतलब ऊपर 10 और नीचे -10, तो 20 वोल्ट पीक टू पीक है। तो VM निकाला, और इसी VM से अब हम क्या निकालेंगे, ये VRMS हो गया हमारा। ओके, तो VRMS 10/√2, ये तो सबको पता करना आता है। अब ये आपका इतना आया। अब यहाँ पे लिख लेंगे VL, ये आपका VL वोल्टेज है और ये आपका VR वोल्टेज, इसको दोबारा से लिख लेंगे। तो जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो गया, रूट ऑफ आपका VR² और प्लस VL²। इसको फेजर में ऐसे ही करते हैं। ओके, तो यही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये आपका V 10/√2 इक्वल टू √2² प्लस VL²। तो VL² आप निकाल लो, और हमसे वही पूछा था फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो √46 वोल्ट आ गया। इस √46 का आप सॉल्व कर लो तो ये आपका दे देगा कितना, करीब ये आपका 6.8 कुछ के करीब आएगा, है ना। √49 इज 7, तो 6.8 के करीब कुछ आएगा। उसके बाद फाइंड द एमीटर रीडिंग। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एमीटर की रीडिंग आपको बतानी है। ओके, सबसे पहले गिवन देखते हैं। आपके पास एक 1 ओम का रजिस्टेंस है, एक हेनरी का इंडक्टर है, XL ω/L के इक्वल होता है, ये तो सभी को पता है। 5 वोल्ट आपका DC सोर्स है, उसके बाद एक आपका अलग से V1T एक AC सोर्स है, और फिर एक अलग से आपका V2T एक AC सोर्स है। एक DC सोर्स है, 2 AC सोर्स है। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि V1T इज 10 sin t और V2T इज आपका 10√5 sin 2t।
अब यहाँ पे देख के आपको समझ में आएगा कि भाई फ्रिक्वेंसी तो अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग है तो हमारा काम ऐसे तो चलेगा नहीं, अनइक्वल फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या सॉल्व करने की है, आप अलग अलग सॉल्व करो। ओके, सब हर एक वोल्टेज सोर्स के लिए अलग अलग सॉल्व करो, जैसा वही सुपरपोजिशन थ्योरम में करते थे। तो V1 के लिए सॉल्व करेंगे पहले। ओके, तो सबसे पहले V1 के लिए करते हैं। V1 आपका 10 sin t है, तो इसके लिए ओमेगा आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, sin t क्योंकि 1। अब XL1 निकालते हैं सबसे पहले इसके लिए। जो XL है इसी के अलग अलग वेरिएंट निकालेंगे, XL1 XL2 फॉर अलग अलग वोल्टेज सोर्स। सो ये आपका ओमेगा 1 L हो गया इजकल टू 1 ओम, पहला मतलब XL1 केवल आपका 1 ओम आ गया। तो Z1 निकाल लेंगे केवल पूरा, इन दोनों को मिला के, ये जो आपके दोनों ये हैं इनको मिला के कितना आएगा, तो √1² + 1² √2 आ गया। तो I1 निकाल लेंगे, I1 जो करंट फ्लो होगी उस समय, और आपको एमीटर की रीडिंग निकालनी है आपको। तो आपकी कितनी होगी, 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो गई, क्योंकि ऊपर आप क्या लेंगे, VM लेंगे, तो 10/√2 ऊपर लेंगे, नीचे √2, 5 एम्पेयर आ गई। चलो ठीक है, फिर V2 के लिए निकालेंगे। अब V2 के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना है, ओमेगा आपका ये है, ओमेगा आपका 2 है। तो √1 + 2 × 1, ये मल्टीप्लाई, ये नॉट डेसिमल, 2 × 1 का स्क्वायर, तो √5 आ गया। √5 आ गया तो 10√5/√2 और /5। तो इस तरीके से आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10/√2 आ जाएगा आपका एम्पेयर। ठीक है, दूसरा ये आ गया 10/√2 एम्पेयर। पहला क्या आया था आपका 5 एम्पेयर। ये आपकी दो करंट आ गई। अब तीसरा निकालेंगे कि आपका फॉर V3 जो DC सोर्स है उसके लिए, तो V3 के लिए आपका ओमेगा 0 है तो XL3 तो गया। अगर ओमेगा 0 है, फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो आपका ये जो XL मतलब आपका इंडक्टर और कैपेसिटर है, इनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपका I3 डायरेक्ट V3/R डायरेक्ट निकाल लो, 5 एम्पेयर वो भी आ गई। तो एक 5 एम्पेयर थी, एक 5 एम्पेयर थी, एक 10/√2 थी। अब यहाँ पे I टोटल की अगर बात करें तो अगर आप ऐसे करो कि नहीं इनको ऐड कर दो तो वो गलत हो जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, 5 + 5 = 10 और 10 + 10√2, 10 कॉमन लेके 1 + 1/√2, ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। इसको यहाँ दिखाया कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। एमीटर की रीडिंग की अगर बात करेंगे तो रूट ऑफ तीनों अलग अलग करंट का स्क्वायर और उनका सम फिर उनका रूट, क्योंकि AC सोर्स जब भी आते हैं, फेजर की बात आती है, हम ऐसे ही करते हैं सॉल्व। तो I1² + I2² + इस तरीके से, तो ये √50 + 50, तो ये आपका 10 एम्पेयर आ गया टोटल। जो 10 + 1/√2 ये वाला आपका गलत है। ओके, ये गलत है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सॉल्यूशन हमने निकाला है। तो कभी भी ऐसा आता है मोर देन 1 वोल्टेज सोर्सेज आते हैं तो आपको इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ द सोर्स वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू VC। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 60, -60, 30, -30, और यहाँ पे VC के रेस्पेक्ट में, मतलब रेफरेंस VC को लेके आपको एंगल बताना है सोर्स का। ओके, यह आपका सोर्स वोल्टेज है। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस दे दिया है और L की वैल्यू भी दे दी है ओम में, मतलब ये L नहीं है, ये XL है। अगर ओम में दिया है तो ये XL है और इसके थ्रू वोल्टेज VL है। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि इनके बीच में अगर बात करें करंट और वोल्टेज के बीच में, तो ये एंगल जो होता है इसको हम शो कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा याद रखेंगे कि आप पॉजिटिव एंगल से शो करेंगे। ओके, इधर देखेंगे ये आपका V है इनके बीच में, और इनके बीच में अगर एंगल की बात करेंगे थीटा, तो ये आपका किधर जा रहा है, ये डायरेक्शन कैसी है, ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव एंगल को लिखते हैं, ये याद रखेंगे। देखो पहचानना बहुत आसान है। आप कैसे ट्रिक, मतलब मैं बताता हूँ कि आप 4 कोऑर्डिनेट बनाओ, आप हमेशा पहले कोऑर्डिनेट में चेक करो कि ये एरो इधर किधर आपकी तरफ आ रहा है कि आपसे दूर जा रहा है। देखो ये आपकी तरफ आ रहा है, ये इस तरीके से ऐसे घूम सकता है, ये आपका क्लॉकवाइज है जो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, आप फिर से क्या करो, 4 कोऑर्डिनेट बनाओ। आप पहले वाले में एंगल को बनाओ, ठीक है, ये एंगल ये आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा। तो ये आप यहाँ खड़े होकर देखो 4th क्वाड्रेंट में, यहाँ भी इधर खड़े होकर देखो 4th क्वाड्रेंट में, ये एंगल आपसे दूर जा रहा है। ओके, ये आपसे दूर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसके बाद अब आप कभी भी एंगल नहीं भूलेंगे, किस तरीके से पहचानते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब यहाँ पे ही देखते हैं कि यह आपका एंगल क्या दिया है, ये थीटा एंगल है V और VR के बीच में। ओके, और अभी हमें एंगल पता नहीं है, तो ये VL है, मतलब ये तो हमने सीखा था बनाना जब RL सर्किट था कि ये आपका VR हो गया रेफरेंस, I भी VR की डायरेक्शन में है, बट VL आपका ये है और ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये सोर्स वोल्टेज हो गया V। ओके, इसके रेस्पेक्ट में निकाला है।
तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। ये फॉर्मूला हमें पता है थीटा निकालने का। इस क्वेश्चन में जो थीटा है दोनों के बीच में वी एल और वी आर और वी के बीच में, सोर्स वोल्टेज और वी आर के रेफरेंस के बीच में, तो ये आपका tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। तो एक्सएल की वैल्यू आपको दे दी है ओम में, आर की आपको पता है वैल्यू, तो आप इससे एंगल निकाल सकते हैं। तो 60 डिग्री आया। ओके, ये एंगल 60 डिग्री आया, बट ये एंगल 60 डिग्री आया तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल जो हाईलाइट में कर रहा हूँ, ये थीटा 60 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री होगा। बट आपको VL और V के बीच में बताना है ना, सोर्स वोल्टेज और इसके बीच में। तो ये एंगल कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया जो इधर बनाया है हमने। पहले मैं इसको मिटा दूँ, ये एंगल हो गया। ओके, ये इधर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये एंगल इससे इसकी तरफ जा रहा है, तो ये थीटा हो गया। ये थीटा 30 डिग्री आया। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला एंगल है ये आपको पता है ये 60 डिग्री आपने सॉल्व किया वैल्यूज से सॉल्व किया, ये 30 डिग्री। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एरो है VL से V की तरफ जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको पता है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये आंसर आपका -30 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर तो ये -30 डिग्री होगा। ठीक है, माइनस होगा प्लस होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बाकी एंगल गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस, आपको ये देखना है कि किसके रेफरेंस में आप बता रहे हो। तो विद रेफरेंस टू, यहाँ पे बात हो रही है विद रेस्पेक्ट टू VC, तो सॉरी VL, दिस इज VL। तो VL से आप VL को रेफरेंस मानते हुए उससे एंगल को दूर ले जाओ, फिर आप चेक करो वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी, फ्रॉम द फेजर रोटेट्स क्लॉकवाइज, इसका साइन थीटा का नेगेटिव होता है। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे निकालते हैं कि VR के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ VR विद रेस्पेक्ट टू V के रेस्पेक्ट में एंगल VR क्या होगा। ओके, तो देखो बहुत आसान है, ये V है और ये VR है, इतना तो आपको समझ में आया। ये एंगल 60 डिग्री है, बट अब मैं एरो किधर बनाऊँ, एरो किधर बनाना है, V के रेस्पेक्ट में, V को रेफरेंस मानते हुए, तो V से शुरू करना है और R पे ख़त्म करना है। तो आपका ये एरो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये इधर जा रहा है, ये किसकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, तो ये भी आपका क्लॉकवाइज ही होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो ये भी -60 डिग्री होगा। ओके, तो बहुत बारीक चीज़ है कि आपको रेफरेंस क्या लेना है, रेफरेंस जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है या खुद से ले रहे हो जो भी बात है, और वहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, और जहाँ ख़त्म करना है वहाँ एरो बनाना है आपको। फिर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करके तब आपको बताना है कि भाई क्या एंगल होगा इनके बीच में। ओके, तो आगे बढ़ें, तो अब आगे चलते हैं। अब आपका RL से सीरीज सर्किट की बात करते हैं। तो R है जिसके थ्रू वोल्टेज VR है, फिर VL है, फिर VC है, तो कॉमन सी बातें हो गई। ठीक है, ये आपका करंट I है। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले केस की, कि अगर हम VL को ज़्यादा लेते हैं, देखो यहाँ दोनों पॉसिबल केस हो सकते हैं, आप कभी कुछ खुद से नहीं कह सकते। कभी वोल्टेज L के थ्रू ज़्यादा हो सकता है VC वाले से, VC से, और दोनों केस का मतलब कि आपका VL ग्रेटर देन VC हो सकता है और आपका VC ग्रेटर देन VL हो सकता है। तो दोनों केस में उसी हिसाब से करेंगे। तो पहला हम ये केस लेते हैं कि VL ग्रेटर देन VC है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये तो आपका VR हो गया और ये I हो गया। ठीक है, ये I हो गया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब VL VC से बड़ा है तो VL को आप ऊपर बनाओ पॉजिटिव, ये VL हो गया। ओके, और आप VC को नीचे बनाओ, ये आपका VC जा रहा है, ये VC हो गया नेगेटिव में जाके। ओके, जो कि VR से कम है, I से कम है। ओके, ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक नॉर्मल केस लेते हो तो I के रेस्पेक्ट में VC आपका लैग करता है और VL आपका लीड करता है। ओके, अब यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये आपको बनाना है, ये क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी VL माइनस VC है। ओके, ये डिस्टेंस VL माइनस VC है, तो ये हमने बनाया कि VL माइनस VC कैसे, जैसे मान लो कि ये VL है और दूसरे उससे दिखाते हैं, ये VC है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अगर इसी VC को मैं रेप्लिकेट करके ऊपर बना दूँ, मान लो इतने डिस्टेंस का है VC। ओके, तो ये क्या बच जाएगा आपका, ये क्या बच जाएगा, ये आपका VL माइनस VC तो बच जाएगा। VL से आपने इतना VC को घटा दिया तो आपका क्या बचा, VL माइनस VC। अब हमने इसी को नीचे बना दिया है, हमने ऊपर ना बनाने के बजाय इसी को नीचे बना दिया। मान लो कि ये जो VC की वैल्यू है इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये वैल्यू VC की है। ठीक है, अगर इसी VC को, ये तो रेफरेंस वैल्यू है एक्सेस, अगर इसी VC को ऊपर बनाऊँ तो VC ये हो गया, VL ये पूरा हो गया, और ये जो बच गया ये क्या हो गया, ये VL माइनस VC तो बच गया, ये जो बच गया ये चीज़। ओके, ये काम हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो अब आगे देखते हैं इसमें, ये चीज़ तो हमने देख ही ली। वेट अ मिनट, तो अब यहाँ पे हमने वोल्टेज लिखेंगे, पूरा जो वोल्टेज है हमारा
कि V इजकल टू वी आर। अब वी आर तो उसी के रेस्पेक्ट में है तो एंगल 0 हो गया। वी एल आपका +90 पे, वी सी -90 पे, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी, +90 -90। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, आई जेड इजकल टू आई इंटू आर। ओके, ये आई इंटू जेड है, आई इंटू आर मतलब वी को हम आई जेड लिख रहे हैं, आई इंटू जेड। इसी तरीके से ये आपका वी आर इज आई इंटू आर, ये आपका +90 है तो ये +j और ये -j, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सी। तो ये आई और आई कट गया आपका, तो ये z इजकल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब z को वैसे भी निकालते हैं तो कैसे निकाल लेते हैं, z इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और वो अपोजिट भी हो जाता है कि एक्सी माइनस एक्सएल हो जाता है, डिपेंड करता है क्या ज़्यादा बड़ा है। ओके, अब ये तो बेसिक से हमने इक्वेशन डिराइव करी z की और v की और i मतलब की। तो अब यहाँ पे हम ट्राइंगल्स बनाते हैं, ठीक है। अपने जो ट्राइंगल होते हैं वोल्टेज और इम्पिडेंस ट्राइंगल और पावर ट्राइंगल, तो ये अलग अलग तीनों ट्राइंगल लाइन से देखो हैं। ये वी आर नीचे है, ये वी एल माइनस वी सी है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो आपका ये जो वी सी था ये कुछ ऐसे नीचे था और ये पूरा ऊपर तक जा रहा था, ये वी एल जा रहा था। तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ पे वी एल माइनस वी सी से मतलब है। ओके, तो केवल इतना हमने डिस्टेंस ये ले ली। अब ये ले ली तो v कैसे निकला, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, जैसे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ईजी हैं, ये दोनों लगभग सेम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ओके, थीटा इज tan इनवर्स और वी एल माइनस वी सी ऊपर नीचे वी आर, ऐसे ही एक्सएल माइनस एक्सी ऊपर नीचे आर। तो इस तरीके से ये भी लगभग सेम चल रहा है। अब पावर ट्राइंगल की बात करेंगे। पावर ट्राइंगल में यहाँ पे S तो आई स्क्वायर जेड के इक्वल होगा। ओके, अपरेंट यहाँ पे एक्टिव पावर जो आपका है ट्रू पावर वो आई स्क्वायर आर पी इजकल टू आई स्क्वायर आर। ये तो नॉर्मल केस हो गया, यहाँ पे केवल आर इन्वॉल्व होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। एंगल थीटा सभी में ये। यहाँ पे क्यू एल माइनस क्यू सी पावर केवल एक नहीं होगी, जैसे वहाँ पे क्यू होती थी या Q1 होती थी, यहाँ पे क्यू एल माइनस क्यू सी पावर को लेंगे तो वो भी आई स्क्वायर, और वहाँ पे क्या होता था आई स्क्वायर एक्सएल या फिर आई स्क्वायर एक्सी। यहाँ पे आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगी पावर। ओके, तो यहाँ पे ये जो S आपका आ जाएगा, तो S आपका कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, P रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू एल माइनस क्यू सी स्क्वायर। और Q यहाँ पे वही जैसे ऊपर है एक्सएल माइनस एक्सी, वी एल माइनस वी सी, यहाँ पे क्यू एल माइनस क्यू सी। तो सिमिलर तरीके से नीचे P, ये तो सभी को फॉर्मूला पता है। बाकी तो क्या है, ट्राइंगल में आप tan थीटा कैसे निकालोगे इस ट्राइंगल में, तो सो का टोआ, तो आपका अपोजिट अपॉन आपका एडजेसेंट, तो ये और एडजेसेंट P, ठीक है। ये tan थीटा निकालने का, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसके बाद बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर का फॉर्मूला तो वही रहता है, R ऊपर रहता है Z नीचे, ऐसी P ऊपर रहता है S नीचे। और ऑब्वियसली बात है वो भी हम इसी ट्राइंगल से तो निकाल लें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, सो कहा तो आपका एडजेसेंट और आपका हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा। तो एडजेसेंट आपका ये जो नीचे वाला यही हो गया और आपका हाइपोटेन्यूज हो गई। तो इसी हिसाब से हमने निकाला है, तो पी वाई एस हो गया या फिर आर वाई आपका जेड हो गया या वी आर वाई वी हो गया। ऊपर आप रेफरेंस वाला लो, नीचे आप बड़ी वाली चीज़ ले लो। तो अब यहाँ पे वही 3 केस आ गए। पावर फैक्टर आपका कैसा होगा, आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा, आपको एल का और सी का। अगर आपका वी एल ग्रेटर देन वी सी है तो वो लैगिंग हो गया। ओके, अगर आपका वी एल लेस देन वी सी है तो वो आपका लीडिंग हो गया। और अगर आपका वी एल वी सी के इक्वल है तो वो आपका यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। अगर वी एल वी सी के इक्वल है, दोनों का वोल्टेज सेम है इस केस में, तो वहाँ पे वी एल वी सी के इक्वल हो गया तो कॉस थीटा आपका कॉस 0 1 हो जाएगा, मतलब थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 कैसे हो जाएगा कि जब आप इसमें देखो, पहले वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ पे आप ये जो tan थीटा निकाल रहे हैं, tan थीटा निकालने के टाइम पे आप वी एल को वी सी के इक्वल रख दो, जो tan इनवर्स क्या देगा आपको, tan इनवर्स 0 देगा। अगर वी एल वी सी के इक्वल हो गया तो थीटा इज tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम cos 0 निकालेंगे तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। ये अलग अलग केसेस हो गए कि कौन किससे बड़ा होगा, तो कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, ये ओवरऑल बात हो गई यहाँ पे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ द नेटवर्क शोन। ये जो नेटवर्क है इसमें जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज बताना है। ये आपका नेटवर्क है, ये ऑप्शन है आपके 4 7 25 7 और 25 दोनों और करके और 21, ये आपके ऑप्शंस हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमने क्या दिया है, यहाँ पे समझने वाली बात है, टोटल वोल्टेज दे दिया 15 वोल्ट। ओके, यहाँ पे R और L के थ्रू वोल्टेज दिया है 20 और L और C के थ्रू वोल्टेज दिया है 9।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि ये 20 है तो ये 20 - 9 और इसके थ्रू हम निकाल लेंगे 11। तो ये चीज़ गलत है, ये बार बार हम देखते आ रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे वही हम ट्राइंगल बनाएंगे, VR और I एक ही डायरेक्शन में हो गए। ओके, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज हमने ये बनाया, जो आपका ये V है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये सोर्स वोल्टेज हो गया। VL ऊपर हो गया, VC नीचे हो गया, तो VL - VC आपको दिया है 9 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपको दे दी है। तो यहाँ पे हम VR को तो निकाल सकते हैं, ठीक है, V = √VR² + VL - VC²। तो यहाँ से VR तो आपका 12 वोल्ट आ गया, जैसा हमने सीखा था। अब VR 12 वोल्ट आ गया, तो हमें ये भी पता है कि VL - VC कितना है, 9 वोल्ट है। ओके, VL - VC कितना, 9 वोल्ट है। तो अभी और सॉल्व करते हैं। तो ये जो 20 है, तो 20 अभी हम क्या लेते हैं, केवल RL सर्किट को लेते हैं, क्योंकि R और L को हम ले सकते हैं, या तो R और C को ले सकते हो आप। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो आपको R और C के बीच में कोई वोल्टेज का रिलेशन ऐसा गिवन नहीं है, बट R और L का है। तो R और L को एक बार में लेते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे तो √20² + VL और टोटल वोल्टेज RL के थ्रू 20 वोल्ट है। तो ये आपका कितना हो गया, VL 16 आ गया। अब VL 16 आ गया, अब आप VC निकाल सकते हैं इससे। अब VL 16 हो गया और VL - VC इज़ 9 वोल्ट। तो 16 वॉट इज़ 9, 16 - 7 इज़ 9, तो VC 7 वोल्ट आ गया। तो ऐसे यहाँ पे आपने कैपेसिटर के थ्रू निकाल दिया वोल्टेज। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, वो समझने वाली की बात क्या है वो देखते हैं। कि यहाँ पे याद क्या रखना है कि आपको ये नहीं पता है कि VL VC से बड़ा है कि VC VL से बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये VL - VC को यूज़ किया है, तो हमें पता नहीं है कि मतलब यही कंडीशन ठीक है। तो याद रखें आप कि आंसर आपका 16 - 9 जो कि 7 ये दे रहा है, या ये 16 + 9 भी हो सकता है। 16 + 9 होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 25 दोनों हो जाएंगे। देखो इसी वजह से यहाँ पे क्या किया है कि ये दोनों ऑप्शन आपके, मतलब ये ऑप्शन में जो दोनों हैं 7 और 25, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसी वजह से क्यों, क्योंकि आपको मतलब इस क्यों का आंसर है क्योंकि आपको VL > VC नहीं पता, या फिर VC > VL ये नहीं पता है। तो ये जो आपका वोल्टेज VC के अक्रॉस होगा तो वो 16 - 9 भी हो सकता है और 16 + 9 भी हो सकता है। ओके, दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या अलग अलग दिया है, आपको VAB-T निकालना है, फिर आपको केवल VAB निकालना है और आपको VAB एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लास्ट चीज़ से शुरू करते हैं कि हमेशा याद रखें, हमेशा कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो VA आपका DC वैल्यू होती है। DC वैल्यू हमेशा, एवरेज DC, एवरेज = DC हमेशा। तो एवरेज = DC। तो यहाँ पे देखो आपको 2 वोल्टेज सोर्स दिए हैं कि एक 3 वोल्ट DC है और एक आपका V1T 1070 AC है। तो यहाँ पे V एवरेज डायरेक्ट आपका 3 वोल्ट हो जाएगा। देखो आखिरी में है, ये है कि VAB एवरेज इज DC कंपोनेंट हमेशा 3 वोल्ट। इसी के पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, फिर ऊपर चलेंगे। ये क्वेश्चन गेट में इसी में 2015 में आया था। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये वोल्टेज सोर्स है, ये 1 किलो ओम, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, इसके थ्रू वोल्टेज VAB है आपका, ये 1 माइक्रोफेरेड है, 1 मिली हेनरी है, 2 किलो ओम है, ये सब इतनी चीज़ें हैं। इन द सर्किट्स ऑन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज VAB इन वोल्ट्स, इसी VAB के बीच में इन वोल्ट्स एवरेज वैल्यू क्या होगी इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, आपको केवल जो आपका DC वोल्टेज सोर्स है उसी का वोल्टेज लेना था, वही आपका एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे हमेशा के लिए कि जो आपका DC वोल्टेज सोर्स है उसी का जो वैल्यू होगा वही आपका एवरेज वैल्यू होगा। उसके लिए आपको बाकी किसी भी कंपोनेंट या साइन वाले मतलब या AC वोल्टेज सोर्स से मतलब नहीं है। तो देखो ये तो थर्ड पार्ट सॉल्व हुआ यहाँ पे कि VAB एवरेज आपका 3 आ गया जो कि DC कंपोनेंट है। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपको 2 चीज़ें निकालनी है, VAB-T और VAB। तो वो हम निकालते हैं। ये T की वजह से हो गया टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप ये अलग अलग आपको वैल्यू दे दी है, 1 ओम, 2 हेनरी, 1 फेरेड, और इस 1 फेरेड के अक्रॉस आपको टर्मिनल्स दिए हैं कि VAB जो है वो इस कैपेसिटर वाला वोल्टेज है। तो XL इज ω_L और XC इज 1/ω_C, ये तो सबको पता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो वैल्यू आपकी VM आ गई, तो VRMS कितनी आ जाएगी 10/√2, और यहाँ पे आपका ओमेगा कितना हो गया 1। सॉल्व करेंगे इन्हीं को लेके, तो आपका XL क्या आ जाएगा ω_L, ओमेगा तो 1 है तो XL L के इक्वल आ जाएगा, तो 2 ओम आ गया XL, जो आपका 2 हेनरी था वही 2 ओम आ गया। ऐसे XC भी आपका 1 फेरेड था, वही 1 आपका ओम आ जाएगा XC। तो XL XC आपके निकल आए। अब हम क्या निकालेंगे,
अब हम पहले वी डैश टी निकालेंगे। ये जो वी ए बी है इसको दो तरीके से निकालेंगे। पहले इसमें वी डैश टी ए बी निकालते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, पहला वी वन टी जो है माइनस जे एक्स सी, मतलब कुल मिला के क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज डिवीज़न रूल हम लगाएंगे। वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाने का क्या है कि आप क्या करो, आसान तरीका सबको पता है, टोटल वोल्टेज लिखो, नीचे आप टोटल रेजिस्टेंस लिखो। अब बताओ इन तीनों का साथ में रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका आर है, इसका एक्सएल, इसका एक्सी है, तो आर प्लस जे और एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब आप बताओ कि आपको रेजिस्टेंस किस में निकालना था, मतलब सॉरी वोल्टेज किसके थ्रू निकालना है, तो ए बी वोल्टेज इस कैपेसिटर के थ्रू है, तो आप ऊपर ये माइनस नहीं है, इसको मैं ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है, आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ऑफ जे एक्स सी। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि मान लो आपका V1 आपको निकालना है, तो V1 इज टोटल वोल्टेज, और मान लो R1 के थ्रू निकालना है, R1 और अपॉन R1 प्लस R2, फिर V2 अगर आपको निकालना है तो V इंटू टोटल वोल्टेज इंटू R2 और फिर वही R1 प्लस R2। तो ये आपको वोल्टेज डिवीजन रूल तो पता है कि जिसके थ्रू निकालना है ऊपर वही वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना समझने वाली क्या बात है, आप इसको सीख के लिखना, इसको आप जे एक्सएल लिखोगे, इसको आप माइनस ऑफ जे एक्सी लिखोगे, है ना, क्योंकि एक्सी माइनस के इसके संग माइनस आता है, तो ये चीज़ है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे वैल्यूज़ इनकी, ठीक है। तो एक्सएल क्योंकि ये माइनस जे है, ऊपर माइनस जे को अगर आप लिखना चाहो जैसे माइनस जे, और ये केवल माइनस जे है, क्यों, क्योंकि एक्सी तो 1 हो गया, एक्सी तो 1 ओम हो गया, तो माइनस जे को आप कैसे लिख सकते हो, 1 एंगल 90 डिग्री लिख सकते हो, ओके, माइनस 90 डिग्री, 1 एंगल माइनस 90 डिग्री। तो यही आपने ऊपर इसको लिखा है, और नीचे वाले को कैसे लिखोगे, एक्सएल माइनस एक्सी की पहले वैल्यू लगाओ, वैल्यू लगाओगे तो एक्सएल 2 है, एक्सी 1 है, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, तो नीचे क्या आ गया, ये आर भी 1 ओम है, तो 1 प्लस जे इंटू 1, तो 1 प्लस जे को आप कैसे लिखोगे, √2 एंगल 45। देखो इसको लिख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस जे कैसे लिखोगे, आप दोनों का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर ले लो, तो इसका तो 1 और इसके संग भी जे के संग 1 है, तो 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा पूरा, ओके। एंगल के लिए क्या करोगे, tan इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो 1/1, ये ब्रैकेट में tan इनवर्स, ये थीटा है, थीटा इज tan इनवर्स 1/1, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने किया है, ये आपका आ गया 1 एंगल माइनस 90 डिग्री और √2 एंगल 45 डिग्री, तो ये आपको कितना हो जाएगा, पूरा 1/√2 और आपका एंगल माइनस 35 डिग्री, माइनस 90 माइनस 45 ऐड हो जाएगा, ठीक है, माइनस 90 क्योंकि 45 डिनोमिनेटर में, तो वो माइनस 45 हो जाएगा। तो ये आपका ये पूरा आ गया वी ए बी डैश टी जो है, तो ये V1T इंटू, अब आपका V1T आपको क्या पता है वो पता होना चाहिए, तो V1T में आपको RMS वैल्यू लेनी है, तो 10/√2 इंटू, अब इसी को हम क्या लिख लेंगे, ये जो आपका वैल्यू है, तो इसको साइन टी माइनस आपका 135, ओके। अब V2 की बात करेंगे, V2 DC की बात करेंगे, तो कैपेसिटर तो DC को तो ब्लॉक कर देगा, तो इस वाले केस में जो ये आपको निकाल रहे हैं, पहला जो पॉइंट निकाल रहे हैं कि VAB-T, इस केस में आपका वोल्टेज जो है, मतलब DC को तो कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर जो है कैपेसिटर के थ्रू निकालना है, VAB क्या है, कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज है, तो कैपेसिटर तो DC को ब्लॉक कर देता है, ओके। तो ये कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देगा, तो ये ओमेगा इक्वल टू 0, ये सब चीज़ें तो यहाँ पे बात खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो केवल यहाँ पे क्या आ गया कि VAB डबल डैश की अगर बात करेंगे तो वो आपका 3 वोल्ट ही आ जाएगा पूरा, ओके। कैसे, जब हमने यहाँ पे XC की बात करी, XC इज 1/ωc, ओमेगा क्योंकि 0 है DC सोर्स के लिए, तो DC सोर्स के लिए फ्रिक्वेंसी 0 है, तो XC की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी। XC की वैल्यू इन्फिनाइट का क्या मतलब हो जाता है, ओपन सर्किट, और ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो जो वोल्टेज ऊपर है वही आपको मिल जाएगा, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। तो फिर आपका ये जो अगर इस सोर्स के लिए वोल्टेज चाहोगे कि क्या होगा पूछोगे, तो वो आपका ये सेम यही आ जाएगा, 3 वोल्ट ही कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया। तो VAB-T जो है, एक तो आपने VAB डैश निकाला, और ये वाला जो वोल्टेज है DC की वजह से ये डबल डैश है, तो ये आपका दोनों को ऐड करके आ गया, तो ये आपका जो ये टर्म है, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दिया, एक ये और एक ये, तो ये प्लस ये, तो इस तरीके से सॉल्व हो के आया, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट, यहाँ पे VAB निकाल रहे हैं हम, ओके। ये केवल VAB है, ये टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था, ये केवल VAB है, मतलब इसके थ्रू वोल्टेज। तो VAB निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। कैसे, देखो ये पीक वैल्यू है फिलहाल, ये जो 10/√2 है ये पीक वैल्यू है। कैसे, यहाँ पे क्योंकि √2 पहले से मौजूद था और हमने कोई यहाँ पे √2 खुद नहीं लगाया, तो हमने केवल 10 को लिया है, तो 10 तो पीक वैल्यू है, 10 क्या है, VM है, VM इज 10 और VRMS इज 10/√2।
अब जब हम VAB निकालेंगे तो अब यहाँ पे देखो हमने √2 से ये 2 बार डिवाइड किया है, क्योंकि एक तो उसकी वैल्यू में ही है और एक उसको हमने RMS बनाने के लिए √2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 3² प्लस 10/√2 अपॉन √2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर इतना दे देगा। तो यह आपका वैल्यू आ गई इसकी, जैसे हमने मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल किया है केवल VAB। यहाँ पे क्या है कि T नहीं है, तो अगर T आएगा तो फिर आपको ये एंगल लिखना पड़ेगा sin t माइनस 135 डिग्री। अगर केवल VAB है तो आपको मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है। ओके, तो ये इस तरीके से पहले आपने फर्स्ट केस सॉल्व किया, उसमें 2 अलग अलग वैल्यू आए, एक इस बॉक्स में है एक इस बॉक्स में, एक 3 है एक 10/√2 sin t माइनस 135 डिग्री है। फिर आपने दूसरी केस में उनका मैग्नीट्यूड ले लिया और तीसरी केस में केवल DC कंपोनेंट ले लिया। ओके, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे आंसर केवल आपका DC कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग पैसिव एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे पैसिव एलिमेंट। अब यहाँ पे 2 केस आते हैं, एक अगर वो कहेगा मिनिमम पैसिव एलिमेंट मिनिमम, ओके, तो मिनिमम कहेगा तो उसका आंसर कुछ डिफरेंट होगा, और अगर केवल यही कह रहा है कि पैसिव एलिमेंट तो आंसर क्या होगा वो तो हम देखेंगे ये भी। तो पैसिव एलिमेंट हैज़ द फॉलोइंग करंट, ये करंट और आपको आई की वैल्यू इक्वेशन देती है। अब यहाँ पे चेक करें आपकी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी सेम है 2000 और 2000, तो ओमेगा की वैल्यू तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंगल अलग अलग है, उनको भी कंसिडर करेंगे। पर एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है कि ये साइन है ये कॉस है, तो इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपका नीचे वाला कॉस है इसको क्या लिख सकते हैं 4 sin 2000t प्लस 13.2 प्लस 90 डिग्री, इसमें प्लस 90 कर देंगे तो ये कॉस से साइन बन जाएगा। ये कॉस से साइन बन गया आपका, कॉस से साइन बन गया तो फिर ये एंगल आपका पूरा 103.2 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे आसान है, पहले आप रेफरेंस लो। अब आप सबसे पहले देखो कि आपका रेफरेंस से वोल्टेज कितनी ऊपर है। वोल्टेज तो आपका 50 डिग्री ऊपर है, आप वोल्टेज की इक्वेशन में देख सकते हो। ओके, ये आपका वोल्टेज 50 डिग्री है तो ये आपने 50 डिग्री कर दिया। अब करंट एक्चुअल में कितनी डिग्री दूर है, अगर दोनों को साइन में लेते हो, ये करंट है, करंट आपका कितनी है वो 103.2 डिग्री दूर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन आ गया एंगल का, तो वो 53.2 डिग्री आ गया। मतलब 103.2 से मैंने 50 डिग्री माइनस कर दिया, इतना आ गया। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो क्या है कि करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है तो वोल्टेज लैग करेगा। ओके, मतलब वोल्टेज एक ही बात है, करंट लीड कर रही है या वोल्टेज लैग कर रहा है, दोनों सेम बातें हैं। तो वोल्टेज लैग करेगा तो यहाँ पे क्या है कि सीरीज सर्किट कंटेनिंग पैसिव एलिमेंट, क्या एलिमेंट वो ले रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका C मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, जैसी बात है कि लीडिंग करंट की, लीडिंग करंट की बात आती है, आपका क्या हो गया कि सर्किट एलिमेंट क्या होंगे, तो यहाँ पे कुड भी इधर R और C और RCL आपके दोनों हो सकते हैं। मतलब C तो होना ही होना चाहिए। देखो इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया, बाकी आपका R है और आपका L हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर L होगा तो वहाँ पे वो कंडीशन होगी कि आपका VC वोल्टेज बड़ा है VL से, है ना। ये तो ऑब्वियसली बात है, समझने वाली बात है कि अगर L मौजूद है भी किसी वजह से, लेकिन करंट लीडिंग है, करंट लीडिंग है तो आपका VC यहाँ पर मौजूद होना चाहिए और वो बड़ा होना चाहिए VL से। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट यहाँ पे यही जो मैंने ऊपर बात करी कि अगर वो क्वेश्चन में पूछता है मिनिमम पैसिव एलिमेंट तो आपका आंसर केवल R and C होगा, फिर आप L को नहीं लेंगे क्योंकि वो मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम में आप मिनिमम ही बताएंगे आंसर। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से एंगल निकाल के हमने ये निकाला। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था, ईजी क्वेश्चन ही था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया, इन द सर्किट शोन आउटपुट का, ये देखो इसको ध्यान रखना, ये जैसे आपको ये दे दिया ना, तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है ये देते ही। तो वी आउटपुट जो ओमेगा आपको मैग्नीट्यूड बताना है। ये गिवन 10 वोल्ट है। अब ये आपको दे दिया, यहाँ 2 रजिस्टर हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, और ये इनके बीच का, इस ब्रांच के बीच का वोल्टेज V0 है। तो देखो सबसे पहले 10 वोल्ट और 2 इक्वल वैल्यू के रजिस्टर्स में इक्वल बढ़ जाएगा, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये तो ईजी पार्ट हो गया। अब हम VC लिखेंगे, VC जो है इसके थ्रू है। VC लिखने का तरीका वही चीज़ कि देखो 10 वोल्ट इसमें भी बढ़ गया इन दोनों पॉइंट में, और ये और ये पैरेलल है तो इसमें भी बढ़ के 10 वोल्ट ही हो जाएगा। तो ये पूरा जो वोल्टेज होगा इसका, इस वाली ब्रांच का, इस इधर वाली ब्रांच का, ये R और C वाली, वो भी 10 वोल्ट होगा। तो VC लिखने का क्या मतलब है, टोटल वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस में आप निकालना चाह रहे हो जो कि -jXC है, जो कि हमने सीख लिया लिखना, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो R-jXC है। एक तो ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है, ये आसान थी। अब हमने क्या किया है, अब हमने KVL लगाया है, केवल इस लूप में KVL लगाया है। KVL कैसे लगाएंगे, देखो आसान है। ये आपका 5 वोल्ट है, ये आपका VO है, ये VC है, तो -5 प्लस VO प्लस VC,
तो वीओ किसके इक्वल आ गया, वी 5 माइनस वी सी। ओके, और वी सी क्या है जो हमने ऊपर लिखा ये, तो 10 इंटू जे एक्स सी, ओके, माइनस का, ये क्योंकि माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। इसको फर्दर सॉल्व करो, 5r माइनस जे 5 एक्स सी प्लस जे 10 एक्स सी, और सॉल्व करके आपका कुछ इस तरीके से आ गया। ओके, 5r प्लस जे एक्स सी अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। बट उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है। अब आप एक बात बताओ कि ये ऊपर नीचे अगर माइनस प्लस को छोड़ दो तो ये दोनों सेम है। अब ये सेम है तो माइनस प्लस का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ये कट जाएंगे, तो आपका वीओ जो है, जो वीओ जे ओमेगा वो पूछ रहा था वीओ ऑफ जे ओमेगा तो यहाँ बचा ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड केवल और केवल 5 आ जाएगा आपका। ओके, तो केवल और केवल 5 आ जाएगा। देखो इसको देख के कैसे बता सकते हैं कि जो वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक है, ये जो वोल्टेज 5 वोल्ट इस वाले रेजिस्टेंस में है, यही वोल्टेज आपका कॉपी हो गया यहाँ पे। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गया। तो ये शॉर्ट में आपने देखा, पर वो तो सॉल्व करेंगे तभी आप पता कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक दो आखिरी के क्वेश्चन हैं तो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ पूछ रहा है कि MSQ टाइप का है, आपको अलग अलग वैल्यू दे दी, VR, मॉड ऑफ IRMS, L और D में कुछ नहीं। तो आपको MSQ है, मतलब इसमें से तीनों भी सही हो सकते हैं और एक भी नहीं, आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे देखो आपको ये गिवन है, ये जो करंट सोर्स है AC सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है AC टाइप का, वो गिवन है 250√2 sin 300t। तो सीधे से 300 आपने सबसे पहले निकाला ओमेगा, इसके थ्रू वोल्टेज VR है और VR है, इसके थ्रू VL है। ये 100 ओम है और इसके थ्रू वोल्टेज आपको दे दिया है 150 वोल्ट पहले से ही। ओके, तो यहाँ पे VL की बात करेंगे RMS वैल्यू, तो ये भी आपकी 150 हो जाएगी, ठीक है। मॉड ऑफ VL, इसका मैग्नीट्यूड RMS वैल्यू, और आपको 100 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। तो आपको L की वैल्यू नहीं पता है, VL पता है 150 वोल्ट। अब क्या करेंगे, V निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ VR और VL। तो V इज रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ओके, तो आपको टोटल वोल्टेज पता है 250, आपको ये कितना दिया है 150। अब यहाँ पे देखो वही बात आ जाती है कि ये जो वोल्ट ये VM है, तो आप VRMS की अगर बात करेंगे तो वो आपका 250√2 अपॉन √2 हो जाएगा, तो ये 250 बचेगा केवल। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है समझनी, ठीक है। ये यही गलती हो जाती है। तो ये आपको, तो ये कितना हो गया 250, ये रूट VR स्क्वायर प्लस 150, तो ये रूट को इधर भेज के स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा VR स्क्वायर। तो सॉल्व करके VR आपका हो जाएगा 200 वोल्ट। VR आपका 200 वोल्ट आ गया, R आपको पता है 100 ओम, तो करंट कितनी आ गई आपकी 2 एम्पेयर आ गई। अब करंट आपने निकाल ली, करंट निकालना तो आसान था, करंट आपने निकाल ली। अब करंट निकाल ली तो आप वही करंट आपकी फ्लो होगी किसमें, इसमें I = 2 एम्पेयर L में। अब VL किसके इक्वल है, I × XL है ना, XL आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो I × ओमेगा L, XL इज ओमेगा L। ओमेगा आपको पता है 300, करंट आपको पता है, VL आपको पता है पहले से 150, तो आप L निकाल लेंगे 0.25 हेनरी। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपके सही हैं। तो VR जो है वो 100 वोल्ट आ रहा है, ना कि 100√2, ठीक है। यही गलती यहाँ पे हो सकती है, सॉरी 200 वोल्ट आ रहा है ना कि 100√2, तो ये गलत हो गया। ये 2 एम्पियर ठीक है करंट, और आपका L भी 0.25 हेनरी ठीक है। तो MSQ यहाँ पे B और C आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन B and C आर बोथ करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसे बड़ा सा है बट ईजी है। इसमें क्या है कि अ सीरीज RLC सर्किट नेटवर्क विद R इतना दिया है, L इतना दिया है मिली हेनरी, इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सप्लाई वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट RMS वैल्यू एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। ये फ्रिक्वेंसी आपको रेडियन पर सेकेंड में दे दी है। ओके, वो वही ओमेगा वही हो गई। द इम्पीडेंस एंगल इज मेजर्ड, ठीक है। इम्पीडेंस एंगल की अगर बात करें तो ये आप जैसे इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा आपका इतना आ गया। ओके, इज मेजर्ड टू भी इतना इफ़ द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 640 वॉट। तो पावर डिसिपेटेड सर्किट में 640 वोल्ट है, और ये कुल मिला के क्या था, RLC सर्किट था। अभी इसमें C का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो वो हमसे C ही पूछ रहा है कि C माइक्रोफेरेड में कितना होगा। तो आपको इधर दिमाग लगाना चाहिए कि ये जो आपको गिवन है, तो ये R और ये आपका XL - XC, तो इसी को यूज़ करके और इस थीटा को यूज़ करके आप निकालो, और आपको कुछ नहीं चाहिए। तो tan थीटा इज XL - XC अपॉन R, थीटा आपको गिवन है, तो tan 36.87, उसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। XL इज ओमेगा L, XC इज 1/ओमेगा C, जिसमें आप ओमेगा की जगह ये जो 400 गिवन था ये लगा सकते हैं। अब L की जगह आपने गिवन L की वैल्यू लगा दी, C आपको निकालना है, और सारी चीज़ें आपको पता है, C के लिए आप सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से
सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द आरएल सर्किट ऑफ द फिगर, ठीक है, आरएल सर्किट है, इज फेड फ्रॉम अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स VIN, इसको फेड किया गया VIN से, ये VIN है। ओके, नेक्स्ट एट 100 हर्ट्स, 100 हर्ट्स आपको फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू दी है। R and L एलिमेंट्स ईच हैव अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ URMS, तो 100 हर्ट्स पे उनका वोल्टेज ड्रॉप है URMS। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज चेंज टू 50 हर्ट्स, अब उन्होंने कहा कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बदल के 50 हर्ट्स कर दिया तो नया वोल्टेज ड्रॉप जो अक्रॉस किसके इक्वल होगा, ओके, आपका VR के इक्वल होगा, मतलब R के थ्रू जो वोल्टेज सोर्स होगा डिसिपेट आपका V, वो कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा अक्रॉस R इज कितना होगा। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली थी कि R and L एलिमेंट्स ईच हैव अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ, मतलब जो पहले वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था URMS वो दोनों के थ्रू हो रहा था, ठीक है, दोनों के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एक जैसा हो रहा था URMS और URMS। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपने कहा कि ओमेगा 100 है, तो आपका VR और VL दोनों इक्वल है और दोनों ही URMS के इक्वल है, ठीक है, ये मैंने बात रिपीट करी अभी इसके पहले ही, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओमेगा को चेंज किया, ओमेगा डैश मान लिया तो 50 हर्ट्ज कर दिया, तो VR कितना होगा हमें ये बताना है। देखिए ये पूरा कंक्लूजन निकला क्वेश्चन का समरी। अब VN निकालो, VN इज रूट ऑफ VR² प्लस VR, ये केस 1 की बात करते हैं, केस 1 जब आपका 100 हर्ट्ज है तो VN हम निकालते हैं खुद से। ओके, तो रूट ऑफ VR² प्लस VR² दोनों सेम है, तो रूट ऑफ 2 URMS का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया V इन URMS रूट 2। अब 50 हर्ट्ज की बात करेंगे। अच्छा, इधर बात करेंगे VR VL के इक्वल है, यहीं पे VR VL के इक्वल है तो IR इज IXL के इक्वल है, तो R आपका XL के इक्वल हो गया, R XL के इक्वल हो गया, और XL होता है 2πfL। और 50 हर्ट्ज पे बात करेंगे तो आपका ये जो रिलेशन है कि R XL के इक्वल है। अब ये एक बात मुझे बताओ कि R अगर मान लो 100 ओम है और XL उसके इक्वल हो गया 100 ओम, अब वो बदलेगा क्यों, वो बदलेगा कैसे, वो केवल और केवल किसके उस पर बदलेगा, फ्रीक्वेंसी से बदलेगा। मतलब XL का फॉर्मूला क्या है 2πfL। अब यहाँ पे XL R के इक्वल है तो L की तो कुछ फिक्स वैल्यू होगी, भाई L की वैल्यू बार बार बदलेगी तो नहीं, है ना, तो XL किसके प्रोपोर्शनल हो गया, F के प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये सब चीज़ कब है, ऑल दिस इज वैलिड एट ओमेगा इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो ये पूरा जो कंक्लूजन निकला है सर्किट का, ये केवल 100 हर्ट्ज पे ही वैलिड है। क्यों, क्योंकि R XL के इक्वल है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब यहाँ फिर से करते हैं कि XL निकाला पहले 2π100L आ गया, XL डैश निकाला 2π50L आ गया, तो L से L चला गया तो 100, तो XL डैश अपॉन XL कितना आ गया 1/√2, सॉरी 1/2, इससे रेशियो निकाल लिया। तो XL डैश इस कितना आ गया XL/2, XL डैश कितना आ गया XL/2। अब R क्योंकि फ्रिक्वेंसी से डील नहीं करता है तो जो वोल्टेज आपका R के थ्रू है वो I'R हो जाएगा, वो सेम रहेगा, बट यहाँ पे करंट की वैल्यू में चेंज आएगा, R तो वही रहेगा। तो VR डैश निकालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा V इन इंटू R और अपॉन टोटल इम्पिडेंस। देखो कैसे निकाला है, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया, तो VR डैश क्या है टोटल वोल्टेज V इन इंटू आप किसके थ्रू निकालना चाह रहे हो, R के थ्रू निकालना चाह रहे हो। ओके, काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट स्टेप बाय स्टेप जोड़ते चलो एक चीज़ों को। आपको इस R के थ्रू वोल्टेज निकालना था, ठीक है, यही करना था आपको। R और अपन टोटल इम्पिडेंस, ये टोटल इम्पिडेंस है Z रूट ऑफ R² प्लस XL डैश स्क्वायर। XL डैश किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, XL/2 के इक्वल है XL डैश, ये यहाँ से निकाला, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे XL डैश। तो देखो और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि R किसके इक्वल है, R XL के इक्वल है और XL डैश XL/2 के इक्वल है, मतलब दोनों ही XL के फॉर्म में हमने निकाल लिया। और V इन URMS के इक्वल है, तो सारी जो सब्स्टिट्यूशन से हमने यहाँ कर दिए। तो ये कितना आ गया √2 URMS इंटू XL, और नीचे भी XL है, ओके, और ये क्योंकि R और फिर ये R भी XL के इक्वल था। देखो कितने सारे सब्स्टिट्यूशन है, एक V इन URMS के इक्वल है, R XL के इक्वल है, यही R XL हमने यहाँ लगाया, XL डैश XL/2 के इक्वल है, ये सारे कंक्लूजन हमने यहाँ लगाए एज R इक्वल टू XL। तो ये आपका आ गया √2 URMS इंटू XL, XL से XL चला जाएगा, तो ये ठीक है सॉल्व करके तो ये √8/5 URMS आ जाएगा। देखो बहुत मतलब तगड़ा क्वेश्चन था, मैं तो कहूँगा बहुत सही क्वेश्चन था। ओके, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आया ये पूरा। अब आगे बात करते हैं, ओके, यहाँ पे R और L पैरेलल सर्किट की बात करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।